नमस्कार। संवाद विशेष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात से राज्यसभा सांसद मयंक नायक जी। मयंक जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबसे पहला सवाल, इतने साल के आपके राजनीतिक सफ़र में आपने कई मुकाम हासिल किए हैं। छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की और आज राज्यसभा के सांसद के तौर पर आप गुजरात का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इस सफ़र को आप कैसे देखते हैं? इस पूरी यात्रा के अनुभव को आपने किस तरह से संजोया है? साथ ही जो आपका सफ़र ये रहा है, इसमें आप किसको अपनी प्रेरणा के तौर पर देखते हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि संसद टीवी के द्वारा सभी सांसदों की मूलतः बात को, उनके अनुभव को देश और दुनिया के सामने आपके माध्यम से रखी जा रही है। आपने जो प्रश्न पूछा है कि जो छात्र राजनीति से लेकर संसद तक आने का जो सफ़र है वो बहुत रोचक रहा। काफ़ी हमारी जो ज़िंदगी है उसमें हमने कई लोगों से प्रेरणा लेके यहाँ तक पहुँचे हैं। जब छात्र राजनीति में थे तब हमारे समय के छात्र लीडर थे, वो हमारे आदर्श हुआ करते थे कि भी इनके जैसा बनना है। और छात्र राजनीति से हटके फिर जब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जब हम आए तब हम सोचते थे कि भी हमें ये करना है, वो करना है। मगर एक बूथ से लेके हमने कार्यवाही शुरू की थी, कामकाज शुरू किया था और काफ़ी लंबा समय काटने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित जी शाह साहब और गुजरात के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पाटिल जी और राष्ट्रीय टीम की वजह से आज मैं संसद तक पहुंचा हूं। मन में ये था कि मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि गांव गरीब की चिंता करनी पड़ेगी। मेरे पिताजी व्यवसाय से हाई स्कूल में टीचर थे और वो बोलते थे कि समाज में, गांव में, वो उनका विचार था कि गांव में कोई पढ़े बगैर ना रहे। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि पढ़ाई गांव में हर समाज में हो। और मेरे पिताजी उस ज़माने में एमए एमएड किया था, तो उन्होंने बताया कि पढ़ाई ही अपना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और समाज को शिक्षित करने के बाद ही इस देश को आगे ले जा सकता है। और उसी विचार को लेके मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करना शुरू किया। मगर जो बदलाव, समाज के अंत्योदय का बदलाव है, वो माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे आए। उससे पहले जब अहमदाबाद कर्णावती महानगर के कॉरपोरेशन के चुनाव में उन्होंने जो दायित्व मेरे ख्याल से 1987 में निभाया था और कॉरपोरेशन में समाज के छोटे छोटे लोगों को, जो जनता के बीच में रहते हैं, उनको कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ाया था। और उस समय कांग्रेस की बोलबाला थी, न केवल गुजरात में मगर देश में भी। उस समय उन्होंने जाके अहमदाबाद में कॉरपोरेशन महानगर पालिका का चुनाव जीता था। तो उससे मैं प्रभावित था कि समाज को जोड़ने के लिए, समाज के हर तबके में रहते हुए को साथ में लेकर कोई संगठन के रूप में सबको एक लेकर हम विजयी हो सकते हैं। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी जो योजनाएं थी उसमें अंत्योदय का विचार था और वो सब लेके आज तक वो काम कर रहे हैं। तो मैं छात्र राजनीति से यहाँ का सफ़र में, मेरी सफ़र में बहुत सारे लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है
हमारे उस समय मार्गदर्शक रहते थे, पूर्व सांसद थे माननीय जयंती भाई बारोट जी। उन्होंने मुझे ऐसा सिखलाया था कि पार्टी का कोई भी काम मिले वो काम करना है। पार्टी के माध्यम से देश का काम हम कर रहे हैं, तो पार्टी के माध्यम से देश का काम हम कर रहे हैं। तो उनका एक विचार और उनका समाज के छोटे छोटे वर्गों के साथ बड़ा जुड़ाव था और वो जुड़ाव को लेके वो काम करते थे। उसी समय में माननीय पार्टी के सभी बड़े बड़े हमारे जो नेतृत्व थे उनके भी संपर्क में रहा और माननीय अमित शाह जी के साथ में काम करने का दायित्व मिला। माननीय मोदी जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब काम करने का अवसर मिला और उसी को लेकर आज तक यहाँ पहुँचा। अगर हम बात करें आपके सफ़र के बाद, गुजरात से आप आते हैं, बीते एक दशक में हमने देखा है देश ने जो तरक्की की बुनियाद को मजबूत किया है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम योगदान है। उनकी योजनाओं को लेके हम बात करें केंद्र सरकार की, साथ ही राज्यों को एक साथ लेके आगे बढ़ने की जो उनकी चीज़ें रही हैं, उसमें आप गुजरात को आप कहाँ पाते हैं? साथ ही जो राष्ट्र के विकास की हम बात करते हैं वो गुजरात को बाकी राज्यों से कैसे अलग करती है? क्या विशेषताएं आपको गुजरात की लगती हैं जो गुजरात के विकास में सबसे अग्रणी हैं और जो देश के विकास को मजबूती देती हैं? देखो, मैंने पहले भी कहा कि माननीय नरेंद्र भाई की सोच, उनकी हर योजना में समाज का अंतिम व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति कोई भी धर्म, भाषा, पंथ का हो, कोई भी किसी भी समाज का हो, मगर उनकी हर योजना में उनका लक्ष्य कि सरकार की विकास की योजना वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पे बदलाव ये किया कि वहाँ उनकी सोच को जनता तक पहुँचाने के लिए उन्होंने पहला काम किया कि गांव में 24 घंटा बिजली मिले, 3 फेज। कोई सोच नहीं सकता था। गांव में, शहरों में बिजली मिलती थी मगर गुजरात के गांव में 24 घंटा बिजली उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने विचार रखा और मेरे को याद है वहाँ के हमारे तत्कालीन विपक्ष के नेता स्वर्गस्थ अमर सिंह चौधरी जी हुआ करते थे। उन्होंने माननीय मोदी जी को बताया था कि आप इस इलेक्ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, इसका शॉर्ट लगेगा क्योंकि ये योजनाएं होने वाले नहीं हैं। तभी माननीय मोदी जी ने कहा था कि आप सबने इतने समय नहीं किया है, गांव को मजबूत करने के लिए कुछ कार्य नहीं किया है, तो मेरे हिस्से में आप ये काम का दायित्व आया है और ये काम मैं करके रहूँगा। और वैसे उन्होंने 24 घंटा बिजली पहुंचाई। वैसे पीने का पानी हमारे उत्तरी गुजरात में, सौराष्ट्र में बहुत कठिन समस्या थी। उत्तर गुजरात में तो फ्लोराइड वाला पानी था, उससे बहुत सारी बीमारियां भी आती थी। 1200-1500 फुट नीचे जाते तब पानी मिलता था। कच्छ के इलाके में पीने का पानी नहीं था। हमारे बनासकांठा, पाटन, उत्तरी गुजरात में सभी, और सौराष्ट्र के भी ज़िले हैं जहाँ राजकोट है, कभी ट्रेन से पानी पहुँचाया जा सकता था। वैसी विकट परिस्थितियाँ थी, परंतु माननीय मोदी जी का विजन था कि हर घर को पीने का पानी मिल जाए, खेत को भी पानी मिले किसानगिरी करने के लिए, खेती करने के लिए। और उन्होंने सोच को नर्मदा कैनाल को ब्रांच कैनालों में करके उन्होंने सभी जगह उत्तरी गुजरात में पीने का पानी उपलब्ध करवाया। सौराष्ट्र में भी पानी का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व किया, और न केवल पीने के लिए बल्कि कृषि के क्षेत्र के लिए भी उन्होंने पानी का उपलब्धि करवाया। उन्होंने जो नदी से पानी बह जाता था, जो डैम के बाद बाढ़ आती है, पानी ज़्यादा बारिश होती है तो ओवरफ्लो होकर जो पानी बह जाता था, उस पानी को भी सुफलाम कैनाल के माध्यम से खुली कैनाल बनाई और उसमें वो पानी आता है
वो पानी ज़मीन के भी अंदर जाता है, जिसे रिचार्ज होता था, और उसी खुली कैनाल से किसान खेती के लिए भी पानी ले सकता है। मतलब आमूल परिवर्तन माने मोदी जी की योजनाओं के माध्यम से गुजरात में जो प्रयोग किए थे, वही प्रयोग आज देश में, और मोदी जी की सरकार में आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप डिपार्टमेंट में ले लीजिए, उनका वहाँ जो पिछली सरकारों का जो मापदंड था, पिछली सरकारों का जो अचीवमेंट था, उससे कई ज़्यादा अचीवमेंट माने मोदी जी की सरकार ने पाए। हम बात करें योजनाओं की, हम जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, ऐसे में आप कहाँ देखते हैं, कौन सी योजनाएं आपको सबसे ज़्यादा अहम लगती हैं किसी भी राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, और आपके सबसे नज़दीक, या यूँ कहें कि ऐसी कौन सी विषय है, या कहें हम कृषि की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोज़गार की बात करें, कौन सा विषय आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है और किस विषय पे आप सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं? वहीं राज्यसभा में आप जो मुद्दे उठाते हैं, केंद्र के हों चाहे राज्य के हों, कौन सा विषय आपके सबसे नज़दीक है? मैं माने मोदी जी की प्रेरणा से, और हमारा पंडित दीनदयाल जी का विचार था कि अंत्योदय का विचार को लेके मैं काम कर रहा हूँ। समाज के अभी भी कई वर्ग हैं जो अभी मुख्य धारा में आना बाकी है, तो उन समाज के लोगों के साथ में मैं संपर्क बना के उनकी जो सामाजिक, कुछ समाज ऐसे हैं कि उसकी सामाजिक ऐसी रचना है कि वो इस धारा में आना नहीं चाहते, मगर पिछले 10-15 सालों से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में और दिल्ली में जो सरकारें बनी, सरकार की योजना वहाँ पहुँची है, अभी वो समाजों में आमूल परिवर्तन आता है। हमारे वहाँ जो छोटे छोटे नोबेडिक ट्राइब समाज के लोग हैं, उन समाजों में शिक्षा का अभाव रहता था, उनकी आमदनी आती थी तो आमदनी को सेविंग का प्रॉब्लम रहता था, उनके रहने के मकान नहीं थे, क्योंकि वो आज एक शहर में, दूसरे शहर में कल है, उनका ये पूरा परिवार ऐसे रोज बरोज आज ये गांव दूसरे गांव में घूमता रहता था। तो उसकी वजह से वो न केवल आरोग्य की सेवाओं से वंचित रहते थे, शिक्षा की सेवाओं से वंचित रहते थे, जो कौटुंबिक परिवार भावना है उससे वंचित रहते थे, और सरकार क्या करी उनको कोई लेना देना नहीं था। पिछली सरकारों ने ऐसे समाजों को केवल वोट बैंक की तरह उपयोग करके उनको चुनाव आते तब बुला के बैठ के उनसे खाली वचन दे के वो वोट ले लेते थे। मगर मोदी जी ने इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है। जैसे वो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने आरोग्य के लिए किसी भी परिवार में कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो वह व्यक्ति केवल बीमार नहीं पड़ता है, पूरा परिवार बीमार पड़ जाता है, और वो परिवार बीमार पड़ने की वजह से वो कहीं से सूद पे पैसा लाता है, ज़मीन गिरवी रखता है, वो तो या गहने बेचता है, मतलब पूरा उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। माननीय मोदी जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में 2 लाख तक माँ अमृतम कार्ड की माध्यम से आरोग्य सेवा हर गरीब को उपलब्ध हो वैसा आयोजन किया था। और वो सेवा न केवल सरकारी अस्पताल में, मगर बड़ी से बड़ी जो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो सेवा उपलब्ध करवा के इस समाज को मुख्य धारा में लाने का काम किया था। गरीब के बच्चे पढ़े, जो ड्रॉप आउट रेशियो था उस समय बहुत था, तब माननीय मोदी जी कन्या केलवनी के माध्यम से जब स्कूल ओपनिंग होते हैं तो न केवल मोदी जी मगर राज्य सरकार के सभी मंत्री, सभी पार्टी के पदाधिकारी हो, सरकारी अफसर हो, वो गांव में जाते थे और सबको बोलते थे कि आपके बच्चे को भिक्षा में दीजिए, आपकी लड़की को भिक्षा में दीजिए, मैं भिक्षा लेने आया हूँ और आपकी लड़की को पढ़ाने के लिए दीजिए। वैसा एक आंदोलन चला और उसके माध्यम से आप अभी गुजरात में देख रहे हो, देखोगे सरकारी आंकड़े भी उपलब्ध हैं,
ड्रॉप आउट रेशियो करीबन 0 के करीब है। तो जो पहले नाम दाखिल करवा के केवल आते थे वो ऐसा नहीं है। और एजुकेशन में बदलाव है। जैसे सड़कें हैं, तो सड़कें में गुजरात में आओ पूरा ऐसा बदलाव है कि गांव में किसी भी गांव रोड कनेक्ट के बगैर है नहीं। हमारे वहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखो आप, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इतना बड़ा है। हमारे वहाँ मारुति का प्लांट आया, हमारे वहाँ होंडा, मैं मेरे ज़िले की बात करता हूँ, बाकी गुजरात में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज आई है। मगर जो इंडस्ट्री डाल रहे हैं उसको सरकारी कार्य में सरलता मिले, उसमें काम जल्दी हो, ग्रीन चैनल मिले, वैसा उन्होंने एक पूरा डिपार्टमेंट बना के वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के लोग गुजरात में आके इन्वेस्ट करें, वैसा उन्होंने माहौल बनाया। और माहौल बनाने का ये फ़ायदा हुआ कि आज गुजरात इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी देश में अव्वल नंबर पर चल रहा है। हम बात करें, आपने शिक्षा की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की, हम बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन की आपने बात की। ऐसे में बतौर राज्यसभा सांसद स्टेट और केंद्र के बीच में आप कैसे कड़ी की तरह काम करेंगे? और गुजरात लगातार तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में अग्रणी रहा है। ऐसे में ऐसे कौन से विषय हैं जिन पे काम करने की अभी बहुत ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी क्षेत्र हैं सबसे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता वहाँ पर है? साथ ही बात करें रोज़गार की, तो रोज़गार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युवाओं की शिक्षा ऐसी हो जो वो रोज़गार मांगने वाली ना हो, रोज़गार देने वाली नीति हो। इस पर आपका क्या कहना है और युवाओं को आपका क्या संदेश रहेगा? यूपीए सरकार के दरमियान मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूंगा कि हमारा जो सरदार पटेल नर्मदा डैम है उस पर दरवाजे लगाने की परमिशन माननीय मोदी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मांगी थी कि हमको डैम के ऊपर दरवाजे लगाने हैं। ट्रिब्यूनल का भी जजमेंट आ गया था, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया कि भी दरवाजे लगाए जा सकते हैं। मगर वो दरवाजे माननीय मोदी जी के समय में लगेंगे तो ये राजकीय लाभ न मिले, उसी के कारण उन्होंने दरवाजे लगाने की परमिशन 10 साल तक नहीं दी। और मज़े की बात ये है कि माननीय मोदी जी को बताया सरकार को, केंद्र सरकार को, कि भाई हम दरवाजे लगाते हैं, जब तक आप परमिशन नहीं दोगे तब तक बंद नहीं करेंगे, तो आपका पानी रुकेगा नहीं। उन्होंने वैसी भी परवानगी नहीं दी। माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब 17वें दिन में जो साइन किया वो नर्मदा डैम पे ऊपर दरवाजे लगाने का काम किया। और आपको बताते हुए मुझे गर्व होता है कि वो डैम की ऊपर दरवाजे लगाने से पानी की जो क्षमता थी वो 3 गुना बढ़ गई। उसके कारण गुजरात के किसानों को और गुजरात के गांवों में पीने का पानी का जो मसला था वो ज़्यादा हल हो गया, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाने से। तो ये छोटे छोटे केंद्र सरकार के द्वारा जो अन्याय होते थे वो बंद हो गए और गुजरात एक नई राह पर, क्योंकि गुजरात का हर व्यक्ति माननीय मोदी जी की कार्य पद्धति से भली भांति वाकिफ था, तो उनके बताए हुए मार्ग पर गुजरात चल पड़ा है। और जहाँ तक युवानों की बात है, माननीय मोदी जी युवानों से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। युवानों के लिए उन्होंने स्टार्टअप योजना हो, युवानों के लिए उन्होंने डिजिटल इंडिया हो, युवानों के लिए खेले इंडिया हो, युवानों के लिए उन्होंने पढ़े इंडिया हो। और न केवल बातें, ये सब विचार उन्होंने जब रखा उसके लिए उन्होंने व्यवस्था भी बनाई है, न केवल कह के निकल जाने का है। जो बोले स्टार्टअप इंडिया का बोला तो स्टार्टअप इंडिया के लिए उसके लिए फंड उपलब्ध करवाना, उसके लिए ट्रेनिंग के क्लास उपलब्ध करवाना, उसका गवर्नमेंट के जो जी गवर्नमेंट है उसके साथ टाई अप कराना। तो एक पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने जो बात कही है उसको धरातल पे उन्होंने लाए हैं और ऐसा एटमॉस्फेयर किया कि आज गुजरात का युवा हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए आगे बढ़ रहा है। अंत में एक सवाल, आप बतौर राज्यसभा सांसद जब सदन में होते हैं
और माननीय सभापति सदन का संचालन करते हैं, तो उस अनुभव को आप कैसे देखते हैं? उनके संचालन से किस तरह से वो सभी को समान अवसर उपलब्ध कराते हैं सदन में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी, मैंने शुरुआत में किया, अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे गुजरात के भी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल हैं, हमारे जल शक्ति मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पाटिल जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं। सबका इसीलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और गुजरात के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूँ, देश का भी आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता 140 करोड़ जनता में और गुजरात की 6.5 करोड़ जनता में 10 लोगों को राज्यसभा में आना है और मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ताओं को आज यहाँ राज्यसभा में आने का, दर्शन करने का जो अवसर प्राप्त किया, वो आपके माध्यम से मैं उनका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक राज्यसभा की कार्य पद्धति का सवाल है, राज्यसभा में हमारे उपराष्ट्रपति और जिनके नेतृत्व में हमको राज्यसभा में अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, वही आदरणीय धनखड़ जी के जो प्रभाव है, वो अभाव है, वो सभी पार्टियों को साथ में लेके वो काम करते हैं और हमको जो मौका मिलता है, वो मौका हम कुछ बात करना चाहते हैं तो वो हमको प्यार से मौका भी देते हैं। अगर कोई भूल करते तो हमको डांट देती है, मगर ये पूरा सभी लोगों के साथ में लेके माननीय धनखड़ जी चलते हैं, क्योंकि उनके मन में भी देश का विकास और देश के लिए जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, मगर सभी का विचार से ही देश चलता है आगे। और माननीय मोदी जी का मेरे को याद है, उन्होंने देश में जब प्रधान सेवक के रूप में शपथ लेके उन्होंने बोला था कि आज तक जितने प्रधानमंत्री आए हैं, जितने मंत्री आए हैं, उन सभी का उन्होंने आभार प्रकट किया था कि सभी ने भी कुछ न कुछ किया है, इसीलिए देश आज यहाँ पहुँचा है। तो माननीय प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की जो नींव पे चल रहे, काम कर रहे हैं, उसमें जो देश में वातावरण बना है, जो दुनिया में भारत की आन बान शान बढ़ी है, और गुजरात न केवल देश के अंदर में गांव गरीब किसान की जो हालत है वो सुधर रही है, उनकी आय में, उनके रहन कहन में, उनके काम धंधे में, सभी में सरकारें जनधन खाता हो, 80 करोड़ लोगों को खाने का, भोजन के लिए अनाज उपलब्ध कराना हो, उज्ज्वला माध्यम से बहनों को, एक बहन में अगर एक समय में खाना पकाती है तो 20 सिगरेट जैसा धुआं उसके शरीर में जाता है और नेचर का भी और पर्यावरण का भी नुकसान होता है। तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्होंने गांव में एक गैस के सिलेंडर पहुंचाए, जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे पूरे करवाए। जैसे शौचालय, कोई प्रधानमंत्री शौचालय के बारे में कार्य करेगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, मगर ये गांव में जो हमारी माँ बहनें हैं उसको ये कुदरत की क्रिया करने के लिए अंधेरे की इंतज़ार करना पड़ता था और वो दर्द दुख उनके मन में था, और इसीलिए पूरे देश में मुहिम चला के कोई भी घर शौचालय के बगैर न रहे, उसी दिशा में उन्होंने काम किया। और इसीलिए आज माननीय मोदी जी न केवल गुजरात के, न केवल देश के, मगर दुनिया के लोकप्रिय नेता के रूप में आज पूरी दुनिया में, और दुनिया उनका सम्मान कर रही है। दुनिया के अनेक देशों ने उन्होंने उनके देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। वो हमारे लिए
गौरव की बात है। और मैं आज अपने आप को भाग्यशाली नसीबदार समझता हूँ कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उनके साथ में इस देश के जो निर्णय ले उसमें उनके साथ काम करने की अवसर उन्होंने प्रदान किया है। सर, आपका संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अनुभव साझा किए, गुजरात की विकास यात्रा के बारे में बताया और किस तरह से देश के विकास में गुजरात की भूमिका है उसके बारे में बताया। इतनी सब बात करने के लिए आपका संसद टीवी से बात करने बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे राज्यसभा सांसद मयंक नायक जी, जिन्होंने गुजरात की विकास यात्रा के बारे में बताया, अपने अनुभव के बारे में बताया और अपने 30 साल के राजनीतिक सफ़र को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने बात की देश के विकास को लेकर कि किस तरह से देश तेज़ी से विकास कर रहा है और उसमें गुजरात की भूमिका कितनी अहम है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार।